कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो अब आप एक काम करिए, अब आप एक प्रिंट आउट लगा लीजिए करिए महीने के शुरू में, रोज की किस दिन एक्सपायरी हुई, छुट्टी आ रही है तो उससे भी शिफ्ट होगा, मंथली थर्सडे को ही रहेगी, वीकली वेंसडे को आ रही है, तो एक प्रिंट आउट लगा के रखिएगा कि कौन कौन सी एक्सपायरी कब है उस चीज़ का, ताकि आपको ध्यान रहे। खैर, अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ DI चोकसी फिनसर्व के देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन भाई, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक उस फैक्टर से जिसने मार्केट के ऊपर काफ़ी सेलिंग प्रेशर डाला है पिछले पूरे हफ्ते। HDFC बैंक, आपका क्या व्यू रहा वो एनालिस्ट मीट के बाद, और क्या इस गिरावट में खरीदारी बनती है या अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए इसको? या अनुज, गुड आफ्टरनून। मैंने HDFC एनालिस्ट की मीट आई थिंक पार्टिसिपेट किया है, एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द सब्जेक्ट कि एक तरफ आई थिंक बैंक को बिकॉज ऑफ द कंबाइंड बुक्स थोड़े बहुत प्रोविजन करने पड़ेंगे, उसके अंदर शायद बिकॉज ऑफ दी कंबाइंड बुक्स ऑफ एसेट बुक्स, आई थिंक यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्टेन प्रोविजन आते हैं तो डेफिनेटली लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ देखें तो उसका नीम के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, ज्यादा नहीं, बट ये दोनों चीज को मैं एक दूसरी तरह से दिखता हूँ कि ऑन द अदर साइड द क्रेडिट ग्रोथ इज पिकिंग अप, एंड क्रेडिट ग्रोथ इज पिकिंग अप वेरी स्मार्टली। HDFC बैंक के अंदर आप देखें तो रिटेल क्रेडिट का ग्रोथ अच्छा है, हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्गेज फाइनेंस का क्रेडिट ग्रोथ करीबन 20% के आसपास है, जो रिटेल का 20% के ऊपर है। कॉर्पोरेट लैंडिंग बुक है, इसके अंदर भी करीबन 18% के ऊपर क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है। So, and even priority sector is also there. So, all in all, put together, I think the bank's lending book is remaining extremely robust and at the same time quite balanced. मेरा ऐसा मानना है कि I think because of the higher volume getting produced, I think whatever the little bit of impact on NIM that we are basically talking about is not going to be lived, is going to be short-lived, not I think majorly. And as a result of which, I think this is an opportunity which is coming for investors. मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जब भी बड़ी कंपनी के अंदर कोई भी कारण से प्राइस के अंदर एक रुकावट आती है अथवा कोई कारण से प्रेशर बनता है, उनके फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं तब तक ये अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कन्वर्ट कर देना चाहिए इन्वेस्टर को। I would think that I think those who are having patience to stay invested in this company for 2 to 3 years, कि जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि I think size of the book is getting doubled from what it is currently. मेरा ऐसा मानना है कि I think those investors will make a lot of money out of this particular business. Those who are trading for short term, I think they may probably I think take a decision as it suits them. But मैं ऐसा समझता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। On the contrary, price correction is a good buy opportunity to buy and sit tight thereafter. ओके तो ये एक लॉन्ग टर्म बाय के लिए एक अच्छा मौका आपको HDFC बैंक से में मिल रहा है और उस मौके को चूकना नहीं है। देवेन, गुड आफ्टरनून। ये बजाज फाइनेंस पर आपकी क्या राय रहेगी? कंपनी ऑफ कोर्स और फंड रेस कर रही है, और लार्जली कंपनी ऐसा बड़ा फंड रेस तभी करती है जब उनको कैपिटल की ज़रूरत हो, और इस समय हम फेस्टिव सीजन से ठीक पहले देख रहे हैं वो फंड रेस होता हुआ। क्या पोटेंशियल है इधर और बिजनेस को के ग्रो होने का? क्योंकि बीच में वो चर्चा भी की थी हमने कई दफा कि जो फाइनेंशियल आने के बाद बड़ा चैलेंजर जियो बजाज फाइनेंस के लिए उभर कर आएगा। इस समय आपका स्टांस क्या रहेगा इस स्टॉक पर? So, good afternoon, Harshada. Well, I think बजाज फाइनेंस का पिछले कई सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जब भी प्राइस टू बुक वैल्यू 6.5 के आसपास आता है, तभी दिस कंपनी इज डेफिनेटली आई थिंक डाइल्यूटिंग द स्टेक, रेज मनी। एंड ये फाइनेंस कंपनी का एक टिपिकल नेचर है, उनका रॉ मटेरियल ही पैसा है। अगर आपको ग्रोथ 30% के माध्यम से आगे बढ़ाना है, रेट ऑफ ग्रोथ 30% के हिसाब से आपको आगे बढ़ाना है, तो डेफिनेटली जब भी वैल्यूएशन सुधरते हैं तभी वो समय पे ऊपर आपको एक मार्केट में से फंड रेज करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई थिंक दिस कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड सक्सेसफुली डूइंग इट। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि इवन इफ आई थिंक दे आर डाइल्यूटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेक बाय वे ऑफ प्लेसिंग शेयर्स एट करंट वैल्यूएशन और मे बी स्लाइटली हायर प्राइस, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ बून फॉर द कंपनी। एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि इकोनॉमी के अंदर जब भी क्रेडिट का ग्रोथ बढ़ता है एंड दूसरे प्लेयर्स आते हैं, at that point of time I think your balance sheet has to be very strong, your liability side has to be very properly managed so that I think you can lend it properly during the given situation. रिटेल क्रेडिट का ग्रोथ जो है वो मेरे ख्याल से सिस्टमेटिकली बढ़ के आएगा, क्योंकि हम एक पीरियड से देख रहे हैं कि इकोनॉमी की साइज जो है वो $3.5 ट्रिलियन से बढ़ के करीबन $12 ट्रिलियन 2035 तक बनने जा रही है। So obviously, I think the retail credit would be in more demand because of higher amount of inflow of funds in the hands of consumer for spending.
So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think this particular company is going to take the maximum opportunity given this situation. Also, the fact that they've been systematically building the digital framework for themselves so that the processing of the loan becomes faster, management of the liability becomes efficient, and at the same time, disbursal money I think can be done in a quick succession so that I think the growth is maintained under each of the verticals. Currently, उनकी जो subsidiary है housing finance की, that subsidiary is also growing I think at a rapid speed because of I think higher amount of credit offtake in the housing finance. So all these verticals under which they are operating, and I think along with housing finance, I believe that I think the company is very well positioned, and that is where they are probably diluting to generate equity in their generate I think cash in the balance sheet for further lending. देवेन ये ऑटोज में दो स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम रहे हैं, मारुति और एस्कॉर्ट्स. यहाँ क्या भी होगा आपका? So अनुज आई थिंक मारुति के जो नंबर्स आ रहे हैं मंथ फॉर मंथ के, और जो फेस्टिव सीजन की जो डिमांड जो उभर के आ रही है, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि मारुति के लिए आई थिंक ये साल बहुत बढ़िया जा रहा है. ये भी सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर एटलीस्ट फेस्टिव सीजन नवंबर दिसंबर तक का पीरियड के लिए जो डिमांड का सिनेरियो बना है, दैट रिमेंस एब्सोल्युटली कन्विंसिंग एंड वेरी बुलिश. मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे कंज्यूमर के पास ज्यादा फंड आते हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग मोर towards newer model, and Maruti is systematically enhancing the portfolio from a low cost portfolio to I think a mid-size to higher range of portfolio of products in the passenger vehicle. I think the company is very well positioned. So maybe at current price has already appreciated, so ज्यादा headroom शायद कम हो सकता है इसके अंदर, but maybe कोई कारण से मार्केट में कोई दबाव आता है, प्राइस करेक्शन आता है, so I think this company remains relatively I think more safe to buy into because of the position that it has created in the market. Escort Kubota का भी I think a similar situation है, with good monsoon, higher amount of cropping season, better demand going forward, and whatever the correction in the balance sheet had to take place, they have completed that part of it. So maybe I think in this good year, they should be reflecting better onto the numbers for the tractors and farm equipments. One would remain positive. Of course, I think the stock prices have also moved up in line of this expectation. But any correction in the price once again would be meaningful opportunity to buy into the portfolio. चलिए, मौका यहाँ पर तेजी का बनता दिखाई देगा. देवेन, कंजम्पशन थीम, टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट जैसे काउंटर्स, टाइटन जैसे स्टॉक्स, क्या मौका है यहाँ पर पोजीशंस अब और बढ़ाने का? सॉरी हर्षद, आपका थोड़ा वॉइस बीच में ब्रेक हो गया था. कैन यू रिपीट इट प्लीज? कंजम्पशन थीम पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि वो बजाज फाइनेंस के चर्चा में आप वही मेंशन कर रहे थे कि कंज्यूमर डिमांड अच्छी खासी रहेगी लोन्स की, लेकिन फिर क्या टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट जैसे ट्रेड्स, टाइटन जैसे ट्रेड्स पर भी ध्यान देना चाहिए? आई थिंक द ग्रोथ इज डेफिनेटली कन्विंसिंग. लेट मी पुट इट दिस वे. टाटा कंज्यूमर की जैसे आपने बात की है, आई थिंक फूड वर्टिकल रिमेन्स एब्सोल्युटली वेरी कन्विंसिंग ग्रोथ स्टोरी. और मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड द नंबर्स आई थिंक वुड रिमेन मच मोर कन्विंसिंग एंड स्मार्टर. एट द सेम टाइम जो हम देखने जा रहे हैं दो चीज के अंदर एक बदलाव. एक तो सबसे पहले कंज्यूमर का स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ में प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हैपनिंग इन ईच ऑफ द वर्टिकल्स इन दिस पर्टिकुलर स्पेस. तो मैं ऐसा समझता हूँ दिस इज बेसिकली वर्किंग टू द एडवांटेज ऑफ द कंपनी, because premiumization results into higher amount of revenue of course, but at the same time better profits and the profitability for the company. दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक उन्होंने जो हिसाब से अच्छी तरीके इन्फ्लेशन प्रेशर के साथ में भी कॉस्ट मैनेजमेंट की है, that itself I think is suggesting a good amount of I think progress that most of the FMCG companies have made, including HUL, Nestle, and even Tata Consumer. In my viewpoint, I think this particular growth is likely to sustain and likely to grow smartly. Maybe that is the reason for which I think many of these consumer-facing companies are likely to perform better in coming period. Correction in price definitely is always welcome, but जहाँ तक मैं समझता हूँ, most of these FMCG companies, particularly I think the consumer discretionary spending का जिसको advantage मिलता है, they are immediately not coming down on the pricing front. So market के अंदर आपको price opportunity की राह देखनी पड़ती है, and I think that is what I think should apply to one company like Tata Consumer. I would remain distinctly positive, though not major correction in the price, but small correction in the price would also welcome to add further into the portfolio. Okay, देवेन, डेल्टा कॉर्प जैसे कंपनियों पर अब क्या व्यू बन रहा है? जिस तरीके से एकदम से
इशू आया जीएसटी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और सीधा 20% स्टॉक नीचे, यहाँ पर कोई व्यू आपका? मैंने शायद डेल्टा के ऊपर देखा नहीं अनुज, तो आई थिंक वुड नॉट बी नोइंग। नहीं बिल्कुल फेयर इनफ। तो कुछ और बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं। पीएसयू बैंकों में एक अच्छा मोमेंटम है इस समय देवेन, यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है? सो आई थिंक मेरा एक व्यू ऐसा बनता है कि जो बैलेंस शीट की साइज बड़ी हो तो उसके लिए आपको एक एडवांटेज मिलेगा। जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बीओबी है, उसके अंदर आपको शायद एक एडवांटेज अच्छा मिलेगा, बिकॉज जो हिसाब से क्रेडिट की ऑफटेक बढ़ रही है उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट आपको सपोर्ट करती है। जो आर्ग्यूमेंट हमने बजाज फाइनेंस के लिए थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, सिमिलर आर्ग्यूमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर मेनी ऑफ दिस बैंक्स। So those companies which are having a reasonably good size balance sheet, they will be able to take the advantage of this particular situation of higher credit growth. जो मिड टियर पीएसयू बैंक्स है, जो छोटी पीएसयू बैंक्स है, उनके लिए समय थोड़ा बेटर रहेगा कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड्स। बट मैं नहीं मानता हूँ कि बैलेंस शीट साइज कम होती है तो उसको आपको ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा बदलाव कर पाओगे। ऑफ कोर्स दे हैव करेक्टेड देयर बैलेंस शीट। आई थिंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिचुएशन इज ओवर, कैपिटलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, and I think going forward they would be in a better position because of the growth in the economy. But I would still consider that in this finance space, I think you will have to look at companies which are big because they will get bigger faster. That is where probably I would stay with some of the larger PSBs like SBI and BOB vis-a-vis the mid-tier and the small PSBs. देवेन, सरकारी कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी? बैंकों में आई अंडरस्टैंड पीएनबी एंड द लाइक्स आपको पसंद है, बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है, लेकिन बाकी पीएसयू बास्केट में आप देखिए किस तरह से आज आईआरसीटीसी में तेजी देखने को मिली। कोल इंडिया हैज बीन अ वेरी लार्ज परफॉर्मर, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी ने अपडेट दिया कि 321 करोड़ का डिविडेंड इन्होंने सरकार को सौंपा है। तो यहाँ पर काफी एक्शन देखने को मिला है। इसमें से क्या रखना चाहिए और क्या कहाँ से अब मुनाफा वसूलना शुरू करें? $1 million क्वेश्चन अर्शदा। आई थिंक मैं सही में बताऊं, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी का जो कारोबार है, वो कारोबार की क्वालिटी के लिए हमें कोई संदेह नहीं है। आई थिंक वी डोंट क्वेश्चन द मेरिट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनीज दिस कंपनीज आर ऑपरेटिंग। द मेजर चैलेंज इन द पास्ट हैज बीन that these companies have been inconsistent performers. I think they would have some performance and they would slip on the performance in subsequent period. ये जो कॉन्फिडेंस इसलिए कम आता है ये कंपनियों के अंदर, उसका रीजन ये है कि वहाँ पे मैनेजमेंट का बदलाव बहुत फ्रीक्वेंट होता है। एंड दोज पीपल हु नो द बिजनेस, आई थिंक दे आर आउट ऑफ टू सम अदर पोर्टफोलियो, एंड दोज हु डू नॉट नो द बिजनेस दे विल कम एंड एज्यूम द पोर्टफोलियो। तो ये एक थोड़ा चैलेंज पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए काफी समय से हमने पास में देखा है। एक चीज के ऊपर डेफिनेटली गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देना चाहेंगे कि सर्टेनली दे हैव ट्राइड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन ईच एंड एवरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ लेट, एंड दैट इज व्हाट इज इंस्पायरिंग सम मोर कॉन्फिडेंस। Many of the PSUs are available at a discounted valuation to a certain extent now because the price appreciation has taken place in many cases. But जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, जहाँ पे कंपनीज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लेके आती है, वहाँ पे आपको शायद इन्वेस्टेड देना जरूरी बनता है। Likes of BHL, likes of NTPC and Coal India, of course. I think though they will have limited volume growth to talk about, but still, I think if they sustain the level of growth that they have produced in recent past, then according to me, I think this company should be held on to in the portfolio. ओके देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, आप कल की तैयारी करते हैं।